प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। आज हम नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। आज का मेरा जो विषय है वह है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और उसमें हम चर्चा करेंगे अपराध के विभिन्न चरण, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए क्राइम। एक अपराध के किए जाने के कितने चरण होते हैं। छात्रों, जैसे कि अपना सब्जेक्ट है आईपीसी, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी स्लिप लगा दी है क्योंकि अपने पास में अभी ब्लैक बोर्ड नहीं है समझाने के लिए। तो मैं पहले आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि अपना सब्जेक्ट है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। अब मैं इसी 3 शब्दों के साथ एक शब्द और जोड़कर आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए क्राइम, एक अपराध के किए जाने के विभिन्न चरणों की एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाए कि एक अपराध के कितने चरण होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई फॉर इंडियन, पी फॉर पैनल और सी फॉर कोड। यहाँ पर मैंने अब ब्लैक बोर्ड नहीं है इसलिए ए को छिपा रखा है, और मैं अब आपको बताता हूँ एक अपराध के किए जाने के चरण के बारे में। आई, पी, ए, सी। I for intention, P for preparation, A for attempt और C for commission। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है IPC, उसी में हमने एक शब्द बीच में जोड़ा और हमने अपनी एक ट्रिक बना ली अपराध के चरण को याद करने के लिए। IPAC, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। अब ये 4 चरण आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि जहां ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ABCD जो आपके पास में रहती है उसमें सही क्रम पूछा जाता है कि एक अपराध के किए जाने का सही क्रम कौन सा है। तो आपको याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। IPAC जो क्रम ये है वही आपका सही ऑब्जेक्टिव ABCD जो होगा वो सही होगा। अब हम इन में आए हुए शब्दों को काम में लेते हैं और उनको याद करने के लिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात ले रहे हैं इंटेंशन, यानी कि अपराध के किए जाने का पहला चरण वह है आशय। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी अपराध बिना आशय के घटित नहीं होता। अब हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम इस बात को समझें कि हम आशय किसे कहेंगे। सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। कोई इच्छा प्लस कार्य की प्रकृति और परिणाम को जानते हुए उसे प्राप्त करने की इच्छा रखना। आशय क्या है? आप जो काम कर रहे हो उसके करने की आपकी इच्छा है, और साथ ही साथ में उसके कार्य की प्रकृति और परिणामों की भी आपको जानकारी है। इन 2 तत्वों का समावेश उसमें हो रहा है, यानी कि इच्छा प्लस कार्य की प्रकृति और परिणाम जानते हुए उसे प्राप्त करने की इच्छा। एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। जैसे आपकी इच्छा है कि आप ए को थप्पड़ मारें, तो ये आपकी इच्छा है कि आप उसे थप्पड़ मारेंगे, और आपको ये पता भी है कि आपके कार्य की प्रकृति और परिणाम क्या होंगे। यानी कि नेचर क्या है? क्रिमिनल है। परिणाम क्या निकल के आएंगे? कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आएंगे कि आपके खिलाफ साधारण मारपीट का मामला दर्ज होगा। तो जहां कोई व्यक्ति अपनी इच्छा और कार्य की प्रकृति और परिणाम को जानते हुए भी कोई कार्य करता है, हम कहते हैं कि वह उस कार्य को करने की इच्छा रखता है। इच्छा, आशय जो हमने काम में लिया है, ये एक मानसिक तत्व है। अर्थात जब तक हम अपना कोई बाहरी आचरण नहीं करेंगे तब तक आशय का प्रकटीकरण नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को खंजर से मारना चाहता है, तो जब तक वो उस पर वार नहीं करेगा तो उसके मृत्यु कारित करने के आशय का प्रकटीकरण नहीं होगा। अर्थात आशय की जानकारी कब मिलती है? जब कोई व्यक्ति अपना बाहरी आचरण करता है। तो सबसे पहला हमारे पास में अपना पहला स्टेज है आशय, इंटेंशन। दूसरी स्टेज आई फॉर इंटेंशन हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं पी फॉर प्रिपरेशन, यानी कि आप जिस आशय को प्राप्त करना चाहते हैं उसकी लिए आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि ये अपराध के किए जाने का दूसरा चरण है। अपराध को पूर्ण करने की इच्छा के लिए क्या करना पड़ता है? आपको तैयारी करनी पड़ती है। अर्थात
कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जहर देकर मारना चाहता है तो वो बाजार से या कहीं अन्य जगह से उसके लिए जहर इकट्ठा करेगा और फिर उसकी ओर उस आशय की क्रियान्विति की ओर जाएगा। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य ये है कि केवल तैयारी अपवादों को छोड़कर दंडनीय नहीं है। यानी कि तैयारी जो है वह कब दंडनीय है, जब वह धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी की जाती है या धारा 399 में डाका डालने की तैयारी की जाती है। अर्थात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए तैयारी करता है तो वह अपवादों को छोड़कर दंडनीय नहीं है। और वे अपवाद क्या है? धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या धारा 399 डाका डालने की तैयारी करना। अर्थात यहाँ पर तैयारी के स्तर पर ही वह दंडनीय है, यानी कि अपराध के लिए आगे कुछ नहीं किया गया है, आशय का प्रकटीकरण नहीं हुआ है। पहले हमने क्या पढ़ा कि आशय क्या है? एक आंतरिक तत्व है और आपको क्या करना होगा? कोई कृत्य करना होगा जिससे कि उसके प्रकटीकरण हो। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है, तैयारी के स्तर पर ही क्या है? वे पनिशेबल है। अब हम बात करेंगे अपने तीसरी चरण की तरफ, वह है अटेम्प्ट, प्रयास। आपका आशय है यानी कि इच्छा और कार्य के प्रकृति और परिणाम की जानकारी, उस आशय को पूर्ण करने के लिए आपने तैयारी कर ली है। अब आपका अगला जो कदम होगा वह हो गया प्रयास, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ाया गया एक निश्चित कदम। प्रयास शुरू करते ही अपराध प्रारंभ हो जाता है, चाहे आपको उसमें सफलता मिले या ना मिले। जैसे ही आपने प्रयास किया तो आप सफल हो गए तो उस अपराध की पूर्णता के लिए दंड है, और अगर आप असफल रहे तो आपको अपराध के किए जाने के प्रयत्न के लिए दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता में कुछ धाराओं में अपराध के किए जाने के प्रयास का उल्लेख किया गया है। जैसे हम यहाँ पर बात करें धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, धारा 308 में सदोष मानव वध का प्रयास, धारा 309 में आत्महत्या का प्रयास। और अगर किसी धारा में प्रयास का उल्लेख नहीं किया गया है तो लास्ट में धारा 511 अपराधों का प्रयत्न, जिसमें अपराध के किए जाने के प्रयत्न के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। अब हम बात करेंगे तैयारी और प्रयत्न में अंतर। विद्यार्थियों, एक बड़ा ही कठिन स्टेज है जहां पर हम ये तय करने में हमें कठिनाई होती है कि ये तैयारी है, सेकंड स्टेज, या प्रयत्न है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त है इसका उत्तर कि अपराध की ओर बढ़ाया गया एक निश्चित कदम जहां से वापस आना मुश्किल हो, वह तैयारी नहीं प्रयास है। इसे समझाने के लिए हमारे पास में एक बड़ा अच्छा सा केस है, आर वर्सेस टेलर। इस मामले में क्या होता है, एक व्यक्ति माचिस खरीदता है और वह एक घास के ढेर में आग लगाना चाहता है। उस माचिस को लेकर वह उस घास के ढेर के पास जाता है। अभी तक उसके आशय का प्रकटीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि आशय का प्रकटीकरण कब होगा? जब वो कोई कृत्य करेगा। चाहे ये सिद्ध कर दिया जाए कि वह आग लगाना चाहता था, फिर भी अभी तक कुछ नहीं है। फिर वह उस घास के पास खड़ा हो जाता है, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने उस घास के पास खड़ा होकर दियासली को जलाई और किसी अन्य व्यक्ति को आता हुआ देख उस दियासली को बुझा देता है, तो हम कहेंगे कि यह अपराध की ओर बढ़ाया गया एक निश्चित कदम है जिससे वापस नहीं आया जा सकता। तो वह तैयारी नहीं प्रयत्न के लिए, प्रयास के लिए दोषी होगा। और अंतिम चरण हमारा चौथा चरण है लक्ष्य को प्राप्त करना या वांछित आशय को प्राप्त करना। अर्थात जब कोई व्यक्ति इन तीनों स्टेज से पूर्ण होते हुए अपने कार्य को पूर्ण कर देता है तो वह क्या हो जाता है? कमीशन, अपराध की पूर्णता। इस प्रकार IPAC इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन, ये किसी भी अपराध के किए जाने के विभिन्न चरण होते हैं। थैंक यू।